हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन में हमारे वही एमसीक्यू करेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वो सभी स्टूडेंट्स जो यूकेपीएससी या फिर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है अफेयर्स विद बिजनेस, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रिंटेबल पीडीएफ्स, सेक्शनल टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, आप लोग जाकर ऐप पर इस कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, अब हम मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है विद रिगार्ड टू इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड। अब इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? इंटरनेट बैंकिंग वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आप ऑनलाइन थ्रू नेट कर सकते हो, आपको फिज़िकली जाकर वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। With the help of internet you can do all those financial transaction with the help of internet banking। क्लियर? तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि इंटरनेट की मदद से जब आप बैंकिंग की सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फिज़िकली आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। तो अब हमको ये बताना है कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा बैलेंस इंक्वायरी। क्या आप इंटरनेट की मदद से इंटरनेट बैंकिंग की मदद से बैलेंस इंक्वायर नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस नहीं है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अब इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप जिस पीरियड का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिस पीरियड के स्टेटमेंट चाहते हो वो बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। क्या क्या कह रहा है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। अब जो लोग, आप लोगों में से काफ़ी लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते भी होंगे, जिनको पता होगा कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम लोग फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। लेट्स रीड द लास्ट वन, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। विड्रॉल ऑफ कैश, जब आपको कैश विड्रॉ करना है तो आप घर पे बैठे बैठे नेट से ऑनलाइन, आपके फ़ोन में एटीएम फिट नहीं है कि आप फ़ोन में आप करोगे तो वहाँ से कैश निकल आएगा। नहीं, अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो फिज़िकली आपको जाना ही पड़ेगा, एटीएम जाना पड़ेगा या बैंक जाना पड़ेगा। क्लियर है? आपके फंड्स अकाउंट में तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मगर आपको कैश अगर चाहिए तो फिज़िकली जाना पड़ेगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विद रिगार्ड टू इंटरनेट बैंकिंग सही नहीं है। क्लियर है? तो डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम नोन एज। क्या बात हो रही है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, और उसका नाम भी चेंज हुआ है। और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम किस नाम से जानते हैं? क्या हो गया था इसका नाम इंडिपेंडेंस के बाद? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
क्या हो गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखना ये नेशनलाइज्ड कब हुआ है, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड कब हुआ है, 1955 में। कब नेशनलाइज्ड हुआ है, 1955 में। तो इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस कब मिली है, 1947 में। इंडिपेंडेंस के बाद इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ, 1955 में। और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, किस नाम से जाना जाता है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज़ वाई बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMPS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब आप IMPS के ऑब्जेक्टिव्स बताओगे, उससे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि IMPS क्या है। ठीक है, उससे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि IMPS क्या है। IMPS का फुल फॉर्म है, IMPS होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है। इसमें बात होती है IMPS जो है उसमें क्या होता है, आप लोग IMPS की मदद से रियल टाइम मतलब ऑनलाइन अपने फ़ोन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फंड्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन ओनली, विद द हेल्प ऑफ योर फ़ोन ओनली। देखो हमारे पास ना 2-3 टर्म होते हैं, एक होता है RTGS, एक होता है NEFT, एक होता है IMPS। इन तीनों में हम लोग अभी बात कर रहे हैं IMPS की, उन दोनों को भी मैं अभी समझाऊंगी आपको। फ़िलहाल आप लोग क्या समझेंगे, IMPS क्या है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी आप लोगों का क्या है, एक रियल टाइम है। रियल टाइम सर्विस आपको प्रोवाइड होती है कि आप विद द हेल्प ऑफ़ योर फ़ोन ऑनलाइन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप क्या कर सकते हो, फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो IMPS के ज़रिए जो आपकी फैसिलिटी है इमीडिएट पेमेंट सर्विस की, कि आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये आपको जो सर्विस है वो 24/7 अवेलेबल होती है। 24/7 अवेलेबल होती है इन ऑल 365 डेज़। कोई भी छुट्टी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, IMPS आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप लोगों को मिनिमम कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है, मिनिमम क्या लिमिट है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है ₹1 और मैक्सिमम लिमिट होती है इसमें ₹2 लाख। 1 रुपये से लेकर 2 लाख तक रुपए अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो IMPS की मदद ले सकते हो। IMPS 24/7 365 डेज़ अवेलेबल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अब हमको ये बताना है कि इसमें से IMPS के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, क्लियर है। IMPS क्लियर है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑनलाइन फ़ोन के ज़रिए से आप फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो इमीडिएटली। मिनिमम लिमिट इसमें ₹1 होती है और मैक्सिमम 2 लाख, मतलब 1 से 2 लाख तक के बीच में अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है आप IMPS की मदद ले सकते हो, जो 24/7 365 डेज़ अवेलेबल होता है। क्लियर। अब देखो तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू इनेबल बैंक कस्टमर्स टू यूज़ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट as a channel for accessing their bank accounts and remit funds 24/7। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कह रहा है कि आप अपने मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, बैंक अकाउंट के फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो और ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेकिंग पेमेंट सिंपलर just with the mobile number of the beneficiary। मोबाइल नंबर ऑफ़ द बेनिफिशियरी क्या कर रहा है, ये पेमेंट सिंपल बना रहा है। आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ़ द बेनिफिशियरी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज के लिए फाउंडेशन बनाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। टू क्रिएट कंपटीशन विद नेफ्ट एंड RTGS। नेफ्ट और RTGS के साथ ये क्या करता है, कंपटीशन के लिए IMPS आया है। देखो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नेफ्ट और RTGS अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है,
अलग कॉन्सेप्ट नहीं, वो भी आपको फ़ंड ट्रांसफ़र में ही मदद करते हैं, मगर कुछ डिफरेंसेस हैं इन तीनों में, और ये उसके कंपटीशन में नहीं आया है, उसके साथ ही सर्विस है। क्लियर? जैसे IMPS में आपकी लिमिट क्या होती है, IMPS में मिनिमम 1 और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होती है। अब वहीं अगर आपको 2 लाख से ऊपर अगर ट्रांसफ़र करना है फ़ंड, तो क्या करोगे, तो आप यूज़ करते हो RTGS। तो आप क्या यूज़ करते हो, RTGS। और RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, मगर 2 लाख से ज़्यादा जब आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप RTGS की मदद लेते हो। और नेफ्ट क्या होता है, नेफ्ट होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसमें देखो, नेफ्ट में और RTGS में फ़र्क ये है कि नेफ्ट में जब आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो ये हाफ आवर पर बैचेस बनाता है। नेफ्ट क्या करता है, हाफ आवर में बैचेस बनाता है, फिर ट्रांसफ़र करता है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इमीडिएट पेमेंट सर्विस आपका तुरंत फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखनी है कि IMPS और RTGS, IMPS में मिनिमम 1 रुपये, मैक्सिमम 2 लाख, और 2 लाख से ऊपर अगर करना है तो RTGS करोगे आप, ठीक है। और IMPS आपको 24/7 365 डेज़ अवेलेबल रहता है, मगर RTGS वर्किंग डेज़ पर वर्किंग टाइम में अवेलेबल रहता है। क्लियर है? तो यही कुछ डिफरेंस है, मगर इसके कंपटीशन में IMPS नहीं आया है, इनके साथ आया है। तो 4 इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, 1 2 3 इसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A ही है। देखो 1 2 3 A विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? IMPS, नेफ्ट और RTGS में थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हैं। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक है। RTGS में मिनिमम लिमिट आपकी 2 लाख होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, और नेफ्ट में मिनिमम लिमिट 1 होती है, ₹1, और मैक्सिमम अपर लिमिट कोई नहीं होती। नेफ्ट और RTGS में फ़र्क ये है कि नेफ्ट आपका हाफ आवर पे बैचेस बनाता है, फिर फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं, बैचेस बनते हैं, और RTGS में रियल टाइम तुरंत ट्रांसफ़र होते हैं फ़ंड। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। देखो, सबसे पहले रेपो रेट की हम बात कहाँ करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, RBI, ये याद रखना। RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए से आप क्या करने की कोशिश करते हो, क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। मार्केट में जितना पैसा फ्लो हो रहा है, RBI क्या करती है, मार्केट में जो पैसा फ्लो हो रहा है उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करती है, कंट्रोल रखती है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है, और इंस्ट्रूमेंट भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं उसके। एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में से जो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसी में एक आता है हमारा रेपो रेट। बात समझ आई? रेपो रेट कहाँ आता है आपका, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है जिससे वो क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसमें वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक आपका टॉपिक आता है रेपो रेट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में एक आता है आपका रेपो रेट। अब रेपो रेट होता क्या है, देखो रेपो रेट क्या होता है, जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जब RBI क्या करती है, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, पैसा देती है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के साथ, ये याद रखना, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के साथ थोड़े समय के लिए, ठीक है, उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को
वो करने के लिए, कवर करने के लिए। तो जब आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को मनी लेंड करती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं रेपो रेट, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और यही अगर आप उल्टा कर दो कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे दे रही है, ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ये याद रखना, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को दे रही है तो रेपो रेट, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रही है तो उल्टा हो गया ना, तो नाम हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। इतनी बात क्लियर है? अब देख लेते हैं। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो नहीं देती, अभी हमने बात की, किसको देती है? कॉमर्शियल बैंक को, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इज़ द रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसीज लैंड्स टू आरबीआई, बिल्कुल गलत। is the rate at which RBI lends to banks in case of short term maturity, short maturity। RBI मनी लैंड कर रही है किसको? बैंक्स को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, C will be the correct answer। क्लियर? C will be the correct answer। RBI लैंड कर रही है मनी कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के लिए, सो C will be the correct answer। ठीक है, डी देख लेते हैं। इज़ द रेट एट विच आरबीआई बोरोड फंड्स फ्रॉम कॉमर्शियल, इसलिए आपका हो जाएगा बच्चों, ये है आपका रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आरबीआई अगर पैसा दे रही है तो रेपो रेट, और कॉमर्शियल बैंक से अगर ले रही है तो रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Open market operations, one of the measures taken by RBI in order to control credit expansion in the economy means as। अब open market operation, जैसे हमने बात की ना मॉनेटरी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है, उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो क्या करती है? क्रेडिट एक्सपेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है? क्या होता है? सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं? दूसरी बात, इशुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। ऑक्शन ऑफ गोल्ड, गोल्ड की ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलामी, ठीक है, ऑक्शन ऑफ गोल्ड या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है बच्चों? ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, और ये क्या करने के लिए होता है? क्रेडिट एक्सपेंशन, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो हो रहा है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो गवर्नमेंट जब ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब जब ये टेक्निक यूज़ होगी, जब आरबीआई ये बोलेगा, तो इस केस में क्या होगा? जब ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है तो आरबीआई वो गवर्नमेंट क्या कर देगी? अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देगी, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देगी, जिससे यहाँ से मार्केट से पैसा क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्लियर? और वहीं अगर क्या हो रखा है, वहीं अगर मार्केट में पैसा कम है, ठीक है, मार्केट में पैसा कम फ्लो हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगी, खरीद लेगी। ठीक है, खरीद लेगी तो पैसा रिलीज़ हो जाएगा मार्केट में। क्या हो जाएगा? पैसा रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947। अब आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1947 तक बर्मा के भी सेंट्रल बैंक की तरह काम किया है। क्लियर? कब तक? 1947 तक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखना है आपको। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये भी आपको याद रखना है कि आरबीआई ने
एज अ सेंट्रल बैंक, पाकिस्तान के एज अ सेंट्रल बैंक काम किया है जून 1948 तक। कब तक? जून 1948 तक। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 टू 1975। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई ने सबके लिए ही काम किया है बच्चों, देखो ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई ने एज अ सेंट्रल बैंक कभी भी बांग्लादेश के लिए मतलब बांग्लादेश के लिए काम नहीं किया है, और ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, आरबीआई ऑफ इंडिया कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। ये आप याद रखना, ये आपको याद होना भी चाहिए कि आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस को कब शुरू किया है? 1 अप्रैल 1935। क्लियर? 1935। क्लियर? तो इसका गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट आरबीआई के रिगार्डिंग में गलत है। याद रखना है आपको कि आरबीआई ने बर्मा और पाकिस्तान के एज अ सेंट्रल बैंक काम किया है 1947 तक और पाकिस्तान के 1948 तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई प्राइमरीली टू। देखो अब ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई टूल यूज़ करती है तो उसका पर्पस क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जब कॉमर्शियल बैंक्स क्या कर देती हैं? पैसा देती है आरबीआई को। ठीक है, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले रही है, मतलब हमारे मार्केट से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। मार्केट से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो आरबीआई का पर्पस क्या होगा रिवर्स रेपो रेट लेने का? इंजेक्ट लिक्विडिटी। मार्केट से पैसा जा रहा है तो पैसा इंजेक्ट मतलब लिक्विडिटी इंजेक्ट कहाँ से हो जाएगी? मतलब इंजेक्ट लिक्विडिटी का मतलब है पैसा इंक्रीज़ करना, मार्केट में पैसा इंक्रीज़ करना। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो पैसा वापस जा रहा है। ठीक है, दूसरा है अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है? यहाँ से क्या किया? मार्केट से पैसा आरबीआई ने ले लिया, मतलब जो लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही थी वो आरबीआई ने क्या किया? अब्जॉर्व कर लिया। देखो बच्चों बी बिल्कुल सही है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट होता ही क्या है? जिसमें आरबीआई पैसा ले लेती है कॉमर्शियल बैंक से। तो इसने क्या किया? मार्केट से लिक्विडिटी कम कर दी। ठीक है, जो पैसा हमारे पास फ्लो हो रहा था, जो मार्केट में फ्लो हो रहा था, आरबीआई ने वो अब्जॉर्ब कर लिया। तो मेन जो उसका पर्पस होता है आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट यूज़ करने का, वो होता है अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। क्या होता है? अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट, ये बिल्कुल नहीं है। बैंक के क्रेडिट को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई पैसा ले लेती है कॉमर्शियल बैंक से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजर्व बिल्ड करने के लिए आरबीआई पैसा ले लेती है, नहीं। लिक्विडिटी अब्जॉर्व करने के लिए आरबीआई क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है। रिजर्व रेपो रेट और रिवर्स रिजर्व बच्चों ये रिवर्स रेपो रेट आएगा, गलत लिखा हुआ है। मैं इतनी देर से बोल भी रिजर्व रही हूँ। रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट उल्टा कर दिया है हमने। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1987। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ही फैक्ट दे दिए जाते हैं, इसे याद रखना है आप लोगों को कि नेशनल हाउसिंग बैंक कब आया है? 1987 में आया है। एक चीज़ तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन से याद रखनी है, नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है। एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी होली ओन्ड सब्सिडरी की तरह? अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडरी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, या फिर आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 में इस्टेब्लिश हुआ और एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। मगर अब आप लोगों को क्या याद रखना है, जब इस्टेब्लिश हुआ था तब वो होली ओन्ड सब्सिडरी था नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई का, मगर अब नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। अब इसको गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है? अब ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी अब नेशनल हाउसिंग बैंक नहीं है, अब ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है, याद रखना। क्लियर है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपसे पूछा जाए, देख इसने पूछा है वॉज एस्टैब्लिश्ड, तो तब वो सब्सिडरी थी आरबीआई की, अब वो गवर्नमेंट के अंडर आती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। देख लेते हैं लिस्ट 1 में क्या है। फिस्कल, मॉनेटरी, इंडस्ट्री, सोशल ऑब्लिगेशन, कंज्यूमर शेयर होल्डर्स, मॉरल प्रिंसिपल्स। और लिस्ट 2 में हमें दे रखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से आपको बताना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, किस में बात हो रही है। स्टेक होल्डर और इंटरेस्ट ग्रुप्स, मतलब जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, कंपनी के मुद्दों में, स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स। बिजनेस एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ रिलीज़ की जाती हैं वो उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, अब देख लेते हैं फिस्कल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। ये क्या है आपकी फिस्कल, मॉनेटरी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो फर्स्ट का तो क्या हो गया आपका डी, फर्स्ट का क्या हो गया डी हो गया। देख लेते हैं फर्स्ट का CB1 फर्स्ट का डी एक ही में, इसका डी आंसर होगा, मगर देख लेते हैं। और सोशल ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट आपकी जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो आपको काम करना ही है, तो क्या है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये क्या हो गया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल ऑब्लिगेशन है, तो ये क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। ये क्या है आपके स्टेक होल्डर्स, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स किस क्या है ये, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो गया बी, सेकंड का ए, ठीक है, थर्ड का बी, ठीक है। मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन द राइट एंड रॉन्ग, बिजनेस एथिक्स, फोर्थ का सी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड्स। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में न्यू रिफॉर्म्स जो आए हैं वो कौन कौन से हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, ये तो फॉर श्योर नया रिफॉर्म है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही है वो क्या है, नया रिफॉर्म है। बैंकिंग कंसोलिडेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन का मतलब है कि जब जो आजकल मर्जर्स की बात हो रही है ना, कि बैंक जो है वो एक्सपेंड करना चाहिए, बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपेंड करनी चाहिए, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नया रिफॉर्म है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की, इसके बारे में बात ज़्यादा हो रही है। डिजिटाइजेशन और बैंकिंग कंसोलिडेशन हो गया। बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, बच्चों देखो ये तो आप लोगों को, ये तो हम पहले से काफ़ी पहले से बात करते हुए आ रहे हैं, और एजेंसी वर्क भी, ठीक है। जो आपका एकदम नया जो रिफॉर्म है इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो डिजिटाइजेशन और बैंकिंग कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलपति राव कमेटी was constituted for restructuring of, देखो चलपति राव कमेटी जो आई थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किसके रीस्ट्रक्चर के लिए, किसने किसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला था चलपति राव कमेटी ने। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। चलपति राव कमेटी आई थी रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ इंडिया को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुए, 1975 में, और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इस्टेब्लिश हुए थे, नरसिम्हम कमेटी के, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशंस पर, ठीक है। और बाद में फिर चलपति राव कमेटी आई शायद 2003 में, और इसने बोला कि रीजनल रूरल बैंक्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, ठीक है। तो चलपति राव कमेटी किसके रिस्ट्रक्चर की बात करती है, रीजनल रूरल बैंक की, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेसिल। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिल के लिए, बेसिल के बारे में सही नहीं है। अब बेसिल क्या है, बेसिल स्टूडेंट्स, बेसिल बच्चों जो है नॉर्म्स हैं
नॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आए थे। वर्ल्ड वाइड जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है उसमें हार्मनी लाई जा सके, ठीक है, कि और इंटरनेशनल जो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ क्या आए थे, कुछ नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। कब? 1974 में। कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1974 में। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ नॉर्म्स इशू किए गए थे। और इन नॉर्म्स को इशू करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कितनी कंट्रीज़ के गवर्नर्स ने काम किया था? 10 कंट्रीज़ के गवर्नर्स। और गवर्नर किसके? गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स। गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स 10 कंट्रीज़ के गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स एक साथ आए थे और उन लोगों ने बेसल नॉर्म्स पर काम किया था, ठीक है। कब आया ये? 1974 में। मेन मोटिव इसका यही था बेसल नॉर्म्स का कि वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके और हार्मनी लाई जा सके, ठीक है। अब हमको बताना है कि इसमें से बेसल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देख लेते हैं। Initially, it was named as Committee of Banking Regulation and Supervisory Practices। देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को याद भी रखना है कि इनिशियली इसको Committee of Banking Regulations and Supervisory Practices कहा गया है, ठीक है। फिर है बेसल was established by the Central Bank Governors of 15 कंट्रीज़। मैंने अभी बताया आपको 10 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आए थे, ये बोल रहा है 15। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ 1974। ये मैंने बताया है आपको, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिस्टर्बेंसेस इन द इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। इंटरनेशनल करेंसी और बैंकिंग मार्केट्स में डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, तभी उनको हार्मोनाइज करने के लिए बेसल नॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? बी स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। 15 कंट्रीज़ के गवर्नर नहीं, 10 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स एक साथ आए थे। क्लियर? सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब आपको ये बताना है कि इसमें से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कौन से, इन चारों में से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कौन कौन जो ऑप्शन है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मतलब बच्चों कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप अपनी कन्वीनियंस से, आप अपने नेट को यूज़ करते हुए, फ़ोन को यूज़ करते हुए आप लोग फ़ंड ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, पेमेंट कर पा रहे हो। क्लियर है? अब देख लेते हैं। पहला है आरटीजीएस में हम लोगों ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसमें क्या बात की थी हमने? मिनिमम क्या है? 2 लाख। जब 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आप यूज़ करोगे, जो आपके वर्किंग डेज़ पर आपको अवेलेबल होता है। तो ये आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। डिमांड ड्राफ्ट आपका डिजिटल डेट पेमेंट सिस्टम नहीं है, इसमें आपको डीडी भरना पड़ता है बैंक में जाकर। नेफ्ट आपका क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखो, रियल टाइम में मिनिमम लिमिट 2 लाख होती है और मैक्सिमम कुछ अपर लिमिट नहीं होती। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड में मिनिमम जो ₹1 होती है और मैक्सिमम नहीं होती। मगर इन दोनों में डिफरेंस एक ये भी है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तुरंत आपका पेमेंट होता है और नेशनल नेफ्ट में क्या होता है? हाफ आवर, हर आधे घंटे पे बैच बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर पेमेंट होता है,
ठीक है। तो नेफ्ट भी क्या है आपका डिजिटल सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। चेक देखो, आप लोगों को चेक सबमिट करने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा, तब जाके आपकी पेमेंट होगी, ठीक है, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चेक भी आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी तरीके से नहीं आता है। आरटीजीएस और नेफ्ट आता है। 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ है 1? देखिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए हम इनमें से किसको यूज़ करते हैं? आरटीजीएस और नेफ्ट हमने पढ़ लिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब देखो स्विफ्ट और डीडी क्या है? डिमांड ड्राफ्ट। क्या है? डिमांड ड्राफ्ट। डीडी क्या है? डिमांड ड्राफ्ट, ये भी हमने अभी ऊपर देखा है। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से मनी फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेशनली आप किसको यूज़ करोगे, तो आपका सही आंसर होगा स्विफ्ट, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर है? सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको मैच करना है, आपको बताना है कि एनपीए क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है और सीआरआर क्या है। देखो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, सीधे सीधे डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एनपीए, एसएलआर, रेपो रेट और सीआरआर कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला दिया हुआ है हमको, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी कैप्ड विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। एक परसेंटेज, आपके कॉमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज उसे आरबीआई के साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कैश। उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, माने CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जब कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के साथ इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसका मतलब एक CRR 4 का क्या हो गया? A, 4 का A 3 में है, ठीक है। अब देख लेते हैं, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ये तो हम अभी काफ़ी बार पढ़ चुके कि जिस रेट पर आरबीआई मनी लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। मतलब थर्ड का B, थर्ड का A, थर्ड का D, थर्ड का B। थर्ड का B किस में है? सिर्फ B में है, तो यही सही आंसर होगा। मगर देख लेते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज। लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दे रखे थे, ठीक है, वो अभी तक पे नहीं हुए हैं, आपको रिसीव नहीं हुए हैं, 90 डेज हो गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनसे हमको पैसा अब नहीं आ रहा है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो 1 का क्या हो जाएगा? C। 1 का क्या हो जाएगा? C, बिल्कुल सही है। फिर है, द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ टू बी कैप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। देखो, जब कॉमर्शियल बैंक को नेट डिमांड्स रखना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ का एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि उसे कभी भी लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए, कि ऐसा ना हो कि उसके पास कैश कम पड़ जाए, ठीक है, उसके पास पैसा ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR।
क्या कहते हैं, SLR। तो SLR सेकंड का क्या हो जाएगा, D। सेकंड का क्या हो जाएगा, D। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। NPA जो हमको पैसा नहीं अब रिसीव हो रहा है जिस एसेट से, SLR कॉमर्शियल बैंक्स को अपने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ का एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। रेपो रेट जिस रेट पर RBI कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है, CRR वो परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को RBI के साथ अपने टोटल डिपॉजिट्स का मेंटेन करके रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI विद इफेक्ट फ्रॉम। बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम को RBI ने सब, देखो एक बात ये तो आपको यही याद रखना कि बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस किसने किया है, RBI ने इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब इंट्रोड्यूस किया है। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम होती क्या है। बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम, बैंकिंग अम्बर्ट्समैन जो आया है ये क्यों आया है, जो भी जनरल पब्लिक की कंप्लेंट्स होती हैं रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम, उनके साथ डील करने के लिए बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया किसने, RBI ने। और कब किया, 1995 में। कब किया, 1995 में। C विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन RBI रिड्यूसेस CRR, जब RBI CRR को रिड्यूस कर देगी। CRR क्या है, CRR हमने पढ़ा अभी, जब कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कोई सर्टेन परसेंटेज RBI के साथ मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब व्हेन RBI रिड्यूसेस CRR, जब RBI ने CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया, उसने बोला अब आप पहले आप मान लीजिए ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा रख रहे थे, रिड्यूस किया तो अब आपको इन दी फॉर्म ऑफ कैश कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब अब आप लोगों के पास एक्सपेंड करने के लिए क्या है, ज़्यादा पैसा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज़ इन लैंडेबल रिसोर्सेज, कम पैसा दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब तो आपके पास ज़्यादा पैसा है तो डिक्रीज़ तो नहीं होगा। इंक्रीज़ इन डिपॉजिट्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं कि RBI से आप कैश आप कम रख रहे हो, अब इससे डिपॉजिट्स पे क्या असर पड़ेगा हम ये नहीं कह सकते ना। डिपॉजिट्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। CRR अगर कम कर दिया तो क्या होगा, डिक्रीज़ इन डिपॉजिट्स। देखो अगर इंक्रीज़ इन डिपॉजिट्स के बारे में नहीं कह सकते तो डिक्रीज़ इन डिपॉजिट्स के बारे में भी नहीं कह सकते, ठीक है। इंक्रीज़ इन लैंडेबल रिसोर्सेज, हाँ अब क्योंकि आपके पास कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, कम पैसा होल्ड किया हुआ है और ज़्यादा पैसा आपके पास एक्सपेंड करने के लिए बच रहा है, तो हाँ अब आप क्या कर सकते हो, अपने लैंडेबल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। A विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनटू। बैंक क्या करती है, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिनसे अब हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, जहाँ से हम लोग कोई भी पैसा रिसीव अब अपना नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ हमने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी बैंक जो है वो 3 टाइप में क्लासीफाई करती है, वही पूछा है इस क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, 2 ही टाइप है, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। वो 3 टाइप सही कौन कौन से हैं, डाउटफुल एसेट्स, बैड डेट्स, लॉस एसेट्स, गलत। डाउटफुल एसेट्स, बैड डेट्स, बिल्कुल गलत। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स, ठीक है। ये 3 टाइप में क्या करती है, बैंक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को डिवाइड करती है। और इसमें जो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं वो आप लोगों की, इसकी सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब जब आपका NPA रहा है 12 मंथ्स से कम के लिए, मतलब 1 साल से अंदर,
ठीक है, उसका जब टाइम पीरियड आपका क्या रहा है, 1 साल से कम रहा है। और जब 12 मंथ, जब 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो हो जाता है डाउटफुल एसेट्स। और जब आपको उसका पेमेंट मिला ही नहीं, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम में मिला ही नहीं, वो हो जाते हैं हमारे लॉस एसेट्स, वो हो जाते हैं हमारे लॉस एसेट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक, इशू ऑफ बैंक नोट्स, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। देखो, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये तो हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इतनी देर से हम पढ़ते भी आ रहे हैं CRR। तो वो कैश रिजर्व्स जो हैं कॉमर्शियल बैंक के, उसका कस्टोडियन वो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, किसकी मदद से, मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों निकालता है वो, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ही तो निकालता है। तो ये C वाला भी बिल्कुल सही है। इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट्स कौन इशू करता है, RBI। कौन इशू करता है, RBI। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मगर RBI कभी भी जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है और ना ही उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। ये मेन फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक्स का। किसका मेन फंक्शन है, कॉमर्शियल बैंक्स का, ना कि RBI का। सो E विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। सेंट्रल बैंक इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है एक कस्टमर की सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, उसकी स्पेंडिंग्स को, किसकी मदद से। अब देखो यहाँ सिर्फ बात हो रही है सेंट्रल बैंक की, और इतनी सारी बातों को अगर आप एक आसान भाषा में लिखें तो मतलब क्रेडिट कंट्रोल। सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट कंट्रोल करता है, किसकी मदद से, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। देखो मैं अभी तक काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी है जो RBI इशू करता है। फिस्कल, इसके अलावा जितनी ये जो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। मगर RBI क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इशू करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपसे मिलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए।